गांव शाहकोट में जमील नामी एक आदमी रहता था। अपने खेतों में खेती बाड़ी करके अपना गुजर बसर करता था। माँ बाप फौत हो चुके थे, घर में अकेला रहता था। वक्त तेजी से गुजर रहा था कि साथ वाले एक गांव में एक लड़की पसंद आ गई। दोनों तरफ का प्यार शुरू हो चुका था। जैसे तैसे दोनों की शादी हो गई। जमील और उसकी बीवी शबनम दोनों बहुत खुश थे। जमील काम पर जाता और शबनम घर के कामों में मशगूल हो जाती। जब जमील घर वापस आता तो शबनम बहुत खुश हो जाती और अपने हाथों से अपने शोहर को खाना खिलाती। इसी तरह प्यार मोहब्बत की गाड़ी चल रही थी तो अल्लाह ताला ने दोनों की दुआएं सुन ली और एक बच्चा पैदा हुआ। नाम नसीर रखा। बच्चे के आने से दोनों मियाँ बीवी मजीद खुश रहने लगे। इसी तरह जब नसीर 2 साल का हुआ तो अल्लाह ताला ने एक और बच्चा अता फरमाया। बच्चे का नाम सगीर रखा गया। मियाँ बीवी की मोहब्बत मजीद बढ़ती चली गई। लोग अक्सर उनकी प्यार की मिसालें देते थे। वक्त गुजरता गया। अब नसीर 4 साल का और सगीर 2 साल का हो चुका था। अल्लाह पाक ने एक और बच्चा अनायत फरमाया जिसका नाम वफील रखा गया। घर में खुशियां ही खुशियां दौड़ने लगी। जमील अब मजीद मेहनत करने लगा। अच्छा गुजर बसर हो रहा था। अक्सर मियाँ बीवी आपस में बात करते तो बच्ची की तलब भी करने लगते, क्योंकि उनके 3 बेटे थे। वक्त गुजरता रहा और वो वक्त भी आया जब जमील को खबर हुई कि उसके घर एक बेटी पैदा हुई है। जमील बहुत खुश हुआ, अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया और बेटी का नाम शहजादी रखा। प्यार मोहब्बत से भरा घर। बच्चे आहिस्ता आहिस्ता बड़े होने लगे थे। जब नसीर 18 साल का हो गया तो जमील ने अपनी बीवी को बोला कि अब बच्चे जवान होना शुरू हो गए हैं, चंद सालों में शादी के काबिल हो जाएंगे। इनकी शादियां भी करनी होगी। खेतों से जो कमाई होती है उनसे तो घर का खर्च आसानी से चल रहा है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि अपने बच्चों की शादियां बड़े शानो शौकत से करूँ। इसके लिए बहुत पैसों की जरूरत होगी। अगर तुम इजाजत दो तो पैसे कमाने मैं दुबई चला जाता हूँ। 4-5 सालों में इतना कुछ कमा लूंगा कि बच्चों की शादियां धूमधाम से करा लूंगा। शाह ने भी शोहर की हाँ में हाँ मिलाई और जमील को बच्चों की खुशियों की खातिर दुबई जाने पर राजी हो गई। वीजा वगैरह पकड़ा और सामान सफर लिया और अपनी प्यारी बीवी और बच्चों को छोड़कर दुबई को चल पड़ा। जमील मेहनती आदमी था। जल्द अच्छा काम मिल गया। हर महीने कुछ रकम घर भेज दिया करता था। जमील को दुबई में छोड़कर अब जमील के घर की तरफ चलते हैं। पैसा बड़ी जालिम चीज है, बूढ़ों को जवान कर देती है और यही पैसा अब शबनम को जवान कर गया। जब बच्चे घर से काम करने निकलते तो शबनम मेकअप करके चुस्त कपड़े पहनकर खुद को जवान जाहिर करने लगती और घर के दीवार के साथ चारपाई रखकर दीवार से ऊंचा होकर बाहर देखने लगती। कई दफा उसके गांव का एक आदमी जिसका नाम फराज था आंखें चार हो जाती। आहिस्ता आहिस्ता बात इशारों तक पहुंची। जब बच्चे बाहर होते तो ये बन समर कर फराज को अपने घर बुलाने लगी। दोनों अपनी मस्तियों में बहुत आगे निकल गए। नाजायज ताल्लुकात भी कायम हो चुके थे। शबनम दिन ब दिन जवान होती गई और अपने महबूब शोहर की कमाई फराज पर लुटाने लगी। उस वक्त इसी तरह वक्त गुजरता गया। जमील घर पैसे बेचता रहा और शबनम फराज पर खर्च करती रही। फराज खुद भी शादीशुदा था, एक बेटा और एक बेटी और छोटे 3 बच्चों का बाप था। वैसे फराज शुरू से ही आवारा गर्द था और बाप ने भी ले लिया था, यानी बाप बेटा दोनों कमाशो बदमाश थे। वक्त एक जगह नहीं रुकता। एक दिन शबनम ने फराज को बोला कि कब तक हम यूं ही छुप छुप कर मिलते रहे, एक न एक दिन दोनों रिसवा हो जाएंगे। इस रसवाई से बचने का तरीका मेरे दिमाग में आ रहा है। फराज, क्यों ना तुम अपने बेटी का रिश्ता कर लो और तुम्हारी बेटी मैं अपने बेटे नसीर के लिए मांग लूं। इस तरह से हम करीबी रिश्तेदार बन जाएंगे और आसानी से तुम किसी भी तरह किसी भी वक्त मेरे घर आ जा सकोगे। फराज ने कहा, बात तो तुम्हारी बिल्कुल ठीक है, मैं घर में मशवरा करता हूँ। कुछ दिनों बाद जमील को खबर किए बगैर नसीर और शहजादी की मंगनी फराज के बच्चों के साथ हो जाती। अब ज्यादातर वक्त फराज शबनम के घर होता था। वक्त की गाड़ी अपने रफ्तार से आगे चल रही थी कि एक दिन नसीर घर आया तो अपनी आंखों से अपनी माँ और फराज को इकट्ठे एक चारपाई पर लेटे देखा और जल्द ही घर से निकल गया। पता नहीं क्या सोचकर घर से बाहर निकला। शबनम ने नसीर को देख लिया था और फराज को बता दिया था कि नसीर ने हमें इस हाल में देख लिया है। अब क्या होगा? बेहतर तो यह है कि अब तुम नसीर को खत्म कर दो, वरना वो हमें कत्ल करेगा या अपने बाप को खत लिखकर सब कुछ बता देगा। इस तरह फिर तुम मुझे देख नहीं पाओगे। फराज, जो कि शबनम के पैसों पर मस्त था, उसने शबनम को बोला कि तुम फिक्र मत करो, आज ही इसका काम तमाम कर दूंगा। फराज ने अपने बेटे को इस काम पर लगा लिया। उसने अपना एक दोस्त अपने साथ लिया और नसीर की तरफ चला गया, जो कि गांव से बाहर एक दरख्त के नीचे बैठकर रो रहा था और आइंदा का अलाहा अमल तय कर रहा था कि अचानक पीछे से उसने आकर नसीर की आंखों पर हाथ रखा और पूछा, बताओ मैं कौन? नसीर की आंखों से आंसू जारी थे।
फटाफट उसने हाथ हटा दिए। सब कुछ जानकर अनजान बनकर नसीर से पूछा, क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो? लेकिन नसीर ने अपने शर्म की वजह से बात गोल मटोल कर दी। यार वैसे अब्बू याद आ गए, चंद दिनों से कोई खत भी नहीं आया। उसने कहा, चल यार आज कहीं चक्कर लगाने चलते हैं, तुम्हारा दिल बहल जाएगा। कल वापसी अपनी मौत के साथ चल पड़ा। वो लोग बगड्राम के लिए अगले दिन शाम को दरिया के किनारे बैठे थे। वो अंधेरा होने के इंतजार में था और नसीर को बातों में उलझाए रखा। जब अंधेरा छा गया तो फराज और उसके दोस्त ने एकदम नसीर को पकड़ लिया। मुश्किल से नसीर को काबू करके चादर से हाथ पांव बांध दिए और नसीर पर वहशाना तशद्दुद करने लगा। उसने नसीर का गला पकड़ा हुआ था और मुसलसल दबाए जा रहा था। नसीर की आंखें बाहर की तरफ निकलने लगी। फराज और उसके दोस्त ने नसीर को उस वक्त तक नहीं हुआ। फराज ने नसीर के जेबों की तलाशी ली, जो कुछ मिला निकाल कर अपनी जेब में रखा और कोई निशानी अपने पीछे नहीं छोड़ी और वहां से भाग गए। नसीर की लाश पिछले 5-6 दिनों से पड़ी थी। जब एक आदमी की उस पर नजर पड़ी तो उस आदमी ने और लोगों को भी बोला कि एक आदमी को चौकी की तरफ पुलिस को लाने भेजा। सब इंस्पेक्टर उसी वक्त जय हादसा पर पहुंचे। तफ्तीश शुरू कर दी कि गांव के जितने लोग थे उन्होंने नसीर को नहीं पहचाना। सबसे पता करने के बाद लाश को चौकी ले जाया गया ताकि साथ वाले गांव से पता कर लिया जाए। इंस्पेक्टर ने बहुत कोशिश की लेकिन नतीजा सिफर रहा। बिलाखिर नसीर को लावारिस समझकर दफना दिया गया। उधर शबनम ने मकर का रोना रोकर आंखें सुरख कर ली थी। जो भी नसीर का पूछता जवाब में यही एक बात करती, घर में जितने पैसे और जेवर थे नसीर लेकर कराची फरार हो गया। लोग अफसोस करते, वक्त गुजरता गया। शबनम और फराज अपने रंग रंगीनियों में मस्त थे। एक दिन सगीर और शहजादी दूसरे गांव अपने रिश्तेदारों के पास गए थे। रात को अचानक वकील की आंख खुल गई। देखा कि उसकी माँ और फराज एक ही चारपाई पर लेटे अपनी मस्तियों में मस्त थे। वकील के मुंह से बेसाख्ता एक चीख निकल गई। शबनम और फराज उसी हालत में वकील पर लपक पड़े। शबनम वकील के पेट पर बैठ गई और फराज ने उसका गला पकड़ लिया और दबाने लगी। वकील ने खुद को बचाने की कोशिश की लेकिन नाकाम रहा। आंखों से आंसू जारी थे। वकील की आंखें और आंसू उसकी माँ से पूछ रहे थे, मुझे किस जुर्म की सजा दी जा रही है? तुम तो माँ हो, माँ तो अपने बच्चों के आंखों में आंसू नहीं देख सकती। तुम कैसी माँ हो जो मुझे बेवजह कत्ल करने जा रही हो? जालिमों ने वकील को उस वक्त छोड़ा जब वो बेजान हो गया। अच्छे से तसल्ली की कि मर गया है या जिंदा है, लेकिन वकील अब इस दुनिया में रहा नहीं था। दुबई में जमील खुश था कि रुपया कमा रहा हूँ, घर जाकर अपने बच्चों की शादियां धूमधाम से करूंगा। बेचारा जमील वकील को कत्ल करने के बाद फराज शबनम को गले लगाकर घर से निकल गया। कुछ वक्त इंतजार के बाद शबनम ने मकर की तमाम हदें पार करके चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया, हाय मेरा जवान बच्चा, मेरा लाडला बच्चा। सुबह करीब थी। शोरगुल सुनकर सब आदमी घर के बाहर जमा होने लगे। औरतें घर के अंदर जाने लगी। जो औरत वकील को देखती नौजवान की लाश थी रो पड़ती। शबनम कभी बेहोशी का नाटक करती, होश में आती तो अपने बाल नोचती। औरतों ने मुश्किल से काबू किया था। आखिर एक औरत ने शबनम से पूछ लिया, बीबी ये सब कैसे हो गया? शबनम ने अपने मुंह पर मारना शुरू कर दिया। सब औरतें रोने के साथ साथ शबनम को भी काबू करने की नाकाम कोशिशें करती रही। आखिर शबनम ने रोते रोते बताना शुरू कर दिया। ही वकील को दर्द शुरू हो गया था। मैंने सौंफ वगैरह दिया। रात का वक्त था। दौड़कर कभी कहवा तैयार करती, कभी उसका सीना और पेट मलती। 2 घंटे इसी दौड़ में निकल गए। वकील का दर्द से कराहना भी बंद हो गया तो मैं समझी शायद अब दर्द ठीक हो चुका है, लेकिन दिल मुतमिन नहीं हुआ और उठकर वकील को आवाजें देने शुरू कर दी, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया। जब पास आई और देखा तो वकील फिर से का नाटक शुरू कर दिया। सुबह हो चुकी थी। वकील की मौत की खबर जंगल की आग की तरह फैल चुकी थी। रिश्तेदार भी आने शुरू हो गए। सबकी जबान पर एक ही बात थी, बड़ा बेटा भाग गया, छोटा बेटा दर्द की वजह से मर गया। बेचारी शबनम पर कैसे कैसे आफत आन पड़े। बाप भी मुल्क से बाहर है। सगीर और शहजादी घर पहुंचे और अपने भाई की लाश पर लेटकर बच्चों की तरह रोते रहे। यही कह रहा था दिल बिल्कुल ठीक ठाक था, ये सब कैसे हुआ? शहजादी का भी यही हाल था। सब लोग तसल्ली देते रहे, पुत्र जो अल्लाह को मंजूर वही होता है। खैर जनाजे का वक्त रखा गया था। पूरा गांव जनाजे में शरीक था। सब के सब नौजवान की मौत पर रो रहे थे। वकील को दफना दिया गया। शबनम ने मकर फरेब की तमाम हदें पार कर ली। कभी जमीन पर अपना सर मारती, कभी बेहोश हो जाती। कोई औरत पानी पिलाने की कोशिश करती तो एक घूंट पानी पीकर रोना शुरू कर देती। हाय मिट्टी के नीचे दफना दिया और साथ ही अपने बाल नोचने लगती। कुछ दिन ये ड्रामा लगातार चलता रहा। लोग बहुत अफसोस करते कि बेचारी बच्चे के पीछे पागल हो जाएगी।
چند دن مزید گزرے، اس دوران فراز شبنم کے گھر پر ہی ہوتا۔ رات کو جب سب سو جاتے تو فراز اس کے کان میں کہتا زبردست ایکٹر ہو، تو شبنم مسکرا کر کہتی میری جان تمہارے لیے تو ساری دنیا کو آگ لگا دوں، یہ تو صرف 2 بچے ہیں تمہارے پر قربان کیے ہیں، اگر ضرورت پڑی تو 2 اور بچے صحیح، ان کو بھی قربان کرنے سے گریز نہیں کروں گی۔ فراز اور شبنم پھر بالکل نوجوانوں کی طرح حرکت، کبھی ایک دوسرے کو بوسہ دینا، غرض فل مستی چھا گئی دونوں کے سروں پر۔ کچھ دن بعد شبنم نے فراز کو کہا کہ جان اب تو صغیر ہی بچا ہے، کیوں نہ اسے بھی راستے سے ہٹا دیا جائے۔ بھلا فراز کو کیا اعتراض ہوتا؟ طے یہ تھا کہ شہزادی کو دوسرے گاؤں ننہال بیچ دے گا اور صغیر کو چائے میں نشہ پلا کر ختم کر دیں گے۔ اگلے دن منصوبے پر کام کرنا شروع کر دیا۔ صغیر کو کہا کہ پیارے بیٹے تم اپنی بہن کو اپنا نانا کے گھر لے جاؤ اور اس کو وہیں چھوڑ کر تم واپس آ جانا، چلو شہزادی کچھ دن نانا کے پاس رہے گی تو خوش ہو جائے گی۔ صغیر شہزادی کو ننہال لے گیا۔ جب اپنے گھر واپس آنے لگا تو نانا نے روک جانے کا کہا، لیکن وفیل کی وفات کے بعد صغیر بہت کم ہی بولتا تھا۔ بنا کچھ بولے وہ نانا کے گھر سے یعنی اپنی موت کی طرف چل پڑا۔